Once again, good morning, students, and today we are going to talk on traders, kings, and pilgrims. This is the continue. This topic is already we are continuing with the last 2 days, and this is the third day of the this lesson. And now today we are going to discuss on the quest of the pilgrims. तो क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम के साथ मैं आपके सामने नो इशू आई विल रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड यू कैन हियर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो बिकॉज इट इज़ नॉट इन आवर हैंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर इट। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। जो भी है बेस्ट सुनने का प्रयास कीजिए और रिकॉर्डिंग भी आपको हम दे देंगे। ओके, चलिए। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, you don't raise the hand for this network issue because network is not in our hand बेटा, ठीक है। चलिए, the quest of the pilgrims, as traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them। अब ये कारवां क्या होता है? It is a group of people, generally they are moving in the desert area, है ना। डेजर्ट एरिया में क्या होता था ना, वो रात में वो टहलते थे, वो घूमते थे, वॉक करते थे, अपने ट्रेड के लिए वॉक करते थे। ट्रेड वॉक, इट यू कैन से इट्स अ ट्रेड वॉक। ओके, व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल अपने साथ सारे साजो सामान जितने भी होते हैं रास्ते में, उनको खाने पीने, बिजनेस के लिए जो भी सब बिजनेस के लिए एक्सचेंज करने के लिए जो सामान सेल और परचेज करने के लिए ले जाना होता था ना, तो वो सब लेके जाते थे। तो एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारवांस एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल्ड विद देम। ओके, तो ये तीर्थ यात्री भी इनके साथ चलते थे, ठीक है। जहाँ कहीं भी उनको किसी तरह के स्पिरिचुअल नीड की ज़रूरत हुई, जब वो थक जाएं तो उनको मोटिवेट करने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, तो पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री भी ऐसे होते थे जो स्पिरिचुअल नॉलेज रखते थे। हम अपने यहाँ की अगर बात करें तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही था, और दूसरी जगहों पर भी थोड़ा या ज़्यादा ऐसा ही रहा होगा। अब यहाँ पर इन्होंने डिफाइन करने का प्रयास किया है पिलग्रिम्स किसे कहते हैं। तो पिलग्रिम्स आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग बहुत सालों से, हजारों सालों से इस तरह की यात्राएं करते रहे हैं, जैसे काशी, मथुरा, मदुरई, ठीक है। और अगर विदेशों में जो लोग हैं, इनकी आस्थाएं वहाँ हैं, तो वो मक्का, मदीना, जेरूशलम वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो पिलग्रिम्स वो लोग होते हैं जो रिलीजियस यात्राओं पर, रिलीजियस ट्रैवल करते हैं, रिलीजियस जर्नी करते हैं। कहाँ करते हैं? होली प्लेसेस के लिए। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, फाहियान। ओके, चाइना के जो लोग थे, लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, भगवान बुद्ध के संदेशों को फॉलो करते थे, उनके करुणा के संदेशों को, उनके जो काइंडनेस के जो मैसेजेस थे उससे वो प्रभावित थे, तो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स कहलाए। फाहियान उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स एगो। 1600 साल पहले वो भारत आए। जुआन जैंग हु केम अराउंड 1400 ईयर्स एगो, एंड आई किंग हित्सिंग हु केम about 50 years after Zhuangzhang, they came to visit places associated with the life of the Buddha. तो name few Chinese pilgrims who visited, Buddhist pilgrims who visited India। तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, करेक्ट ना? बोलो भाई, बोलिए बच्चा, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। हमारे साथ आप रीडिंग कर रहे हो, हमारे साथ आप क्या कर रहे हो? रीडिंग कर रहे हो, और रीडिंग बड़े ध्यान से करो। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ हम डिस्कस करेंगे। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? चलिए, ओके। तो ये आपने देखा कि हमारे पास कुछ नाम है ये, ठीक है, और दीज नेम्स आर अंडरलाइंड हियर। ओके, और ये कब आए थे ये आपको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ओके, आप इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क कर लेंगे। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट
एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। भाई मनीषा को मैंने कहा था, मुझे याद है कि मनीषा जब गांव में जाना तो कुछ लोगों से बात करना और वहाँ के एक्सपीरियंस को शेयर करना। अगर फाइयान होता, अगर वेन सॉन्ग होते या इत सिंह होते तो ये लोग क्या करते, इसकी एक डायरी बना लेते, माई ट्रेवल टू बीकानेर, माई ट्रेवल टू भरतपुर या कुछ इसी तरह का, या पौड़ी गढ़वाल या देहरादून, अदिति बिष्ट के यहाँ भी चलते हैं भाई। ठीक है, तो यही जर्नी जब बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए मेमोरी हो जाएगी और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मैसेज होगा, यस आर्ग्यूमेंट, मेरे दादू मेरे चाचू ऐसे जाते थे और ऐसे ऐसे करते थे। जैसे फाइयान का नाम किताबों में मेंशन हुआ है, और आप बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपनी डायरी लिखना। उससे क्या फ़ायदा होता है? द एडवांटेज इज़ दैट कि अगर आप डायरी लिखते हो ना तो आप अपनी कुछ गलतियाँ भी लिखते हो, कुछ अच्छा भी किया आपने उसको भी मेंशन किया। इससे क्या होगा, जब बड़े होगे तो आप अपनी जब गलतियों को देखोगे तो आप उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करोगे। ठीक है, दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स। ठीक है, वो सारे जो खतरे थे ना उनके बारे में भी लिखा, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों, विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम। और यहाँ से देखो ये पॉइंट मत भूलना, दे कैरीड बैक विद देम। वेन सांग यहाँ से कम 12-15 डोंकी, ठीक है, डोंकी के ऊपर वो यहाँ से लेकर गया, क्या समझ रहे हो, किताबें लेकर गया। और आजकल के बच्चे किताबें बेच देते हैं। ठीक है, तो वो क्या किया, डोंकी पर ये सब किताबें थी, ये सब बुक्स थी। ठीक है, इन बुक्स को ले गया कौन, वेनसांग। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि भारत इतना महान क्यों है। भारत में नालंदा है, भारत में विक्रमशिला है, भारत में उदंतपुरी है, भारत में तक्षशिला है, और भारत में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। जो आज लोग सपने देखते हैं कैम्ब्रिज जाने का, हार्वर्ड जाने का और विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, वही हाल भारत का था। और वेनसांग कम से कम 10-11 जो है डोंकीज़ के ऊपर किताबें भरकर वो लेकर गया भारत से, और भारत की बहुत सारी किताबें वो चली गई विदेश, भारत का विजडम चला गया। इसी बीच भारत पर बहुत सारे आक्रमण हुए और नालंदा को कुछ लोगों ने तो जला ही दिया। कहावत क्या है, बुक्स आर द विंडोज थ्रू विच वी कैन सी द वर्ल्ड। अब किताबें नहीं हैं, आज की तरह नेट नहीं था, और नेट पर भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो फेक होता है। यूट्यूब पर लोग पैसे कमाने के लिए कुछ कुछ लिखते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब बायकॉट करो जब तक कि सोर्स ऑथेंटिक नहीं हो। माता पिता और गुरु के नियंत्रण में ही यूट्यूब का दर्शन करो, नहीं तो जीवन बर्बाद होगा। मेरी बात समझे बेटा? हेलो बच्चे लोग, समझ में आ रही मेरी बात? मेरी बात कड़वी होती है लेकिन अच्छी होती है ना। ये मेरी बातें तीखी लगती हैं लेकिन लाइफ के लिए मीठी होती हैं। चलिए, तो मीठी मीठी बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फाइयान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। ठीक है, बंगाल से वो वापस होते हैं। ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह है जो उड़ीसा और बंगाल, उस समय बंगाली कहलाता था, उड़ीसा तो बाद में बना है। ठीक है, ताम्रलिप्ति इस समय उड़ीसा में। ही बोर्डेड ए शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फॉर 2 days व्हेन दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। एक स्टॉर्म में फंस गए, समुद्री तूफान में। द मर्चेंट्स बिगैन थ्रोइंग देयर मर्केंडाइज। और मर्चेंट्स जो थे जहाज को डूबने से बचाने के लिए, मर्केंडाइज का मतलब होता है वस्तुएं, गुड्स। ठीक है, जहाज को बचाने के लिए क्या करने लगे, वो अपने सामान फेंकने लगे।
टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप, कि अपने शिप को बचा लें, ठीक है, डूबने से। फायन थ्रू अवे हिज मीगर पर्सनल बिलोंगिंग्स, फायान ने अपने जो जरूरी सामान थे ना उनको फेंकना शुरू कर दिया। बट क्लंग टू हिज बुक्स, लेकिन अपनी किताबों से वो चिपक गया, मतलब किताबें उसको प्रिय थीं। वो आदमी कितना महान था जिसने किताबों के लिए अपने सामान को फेंक दिया। जैसे आपके यहाँ कोई कहे कि भाई अब फ्रिज हटा दो लेकिन किताबें रखें, हमारे यहाँ जो किताबें हैं वो किताबें महत्वपूर्ण हैं, गेट योर पॉइंट। तो इट इज़ अ लव फॉर व्हाट, नॉलेज, इट इज़ अ लव फॉर नॉलेज एंड आई रेस्पेक्ट। ठीक है, हमारे यहाँ से किताबें ले गया तो मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ गया कि अगर वो किताबें होती तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 6th F वाले बच्चे वो पढ़ लेते, लेकिन वो किताबें नहीं हैं। ठीक है, वो किताबें महंगी हैं, उन्हीं किताबों को अब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके जर्मनी, जापान वो रिसर्च करते हैं, अमेरिका वाले रिसर्च करते हैं, गेट योर पॉइंट। और हम अपनी उन किताबों को पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है। वेरी वेरी, मुझे तो रोना आता है। खैर रोऊंगा तो नहीं क्लास में ना। चलिए, तो फायान की वेन सांग की इससे फायान जो है और वेन सांग के साथ इस तरह की घटनाएं घटी, तो इससे क्या पता चलता है कि वो कितने महान लोग थे जो किताबों का इतना सम्मान करते थे। और यहीं से चाइना में एक कहावत आई, प्रोवर्ब आया, क्या, अगर आप एक दिन की सोचते हो तो खेती करो, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर करो, ठीक है, अगर आप पूरे जनरेशन के लिए सोचते हो तो एजुकेट करो, ठीक है, हजारों सालों के विकास के लिए जनरेशन को बदलना चाहते हो तो एजुकेशन को बढ़ाओ, ठीक है, तो वो है नॉलेज, दैट इज कॉल्ड नॉलेज सोसाइटी। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी। ठीक है, उसने सी का वर्णन ऐसे किया, द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट, दिशाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, मून और स्टार्स इन देयर मोशन। इफ इट इज डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द विंड। ठीक है, केवल हवाओं के सहारे, सूरज, चंद्रमा, तारों के सहारे यात्राएं हो रही थी। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा, 90 दिन लग गए जावा जाने में। ठीक है, इस समय सोच लो कि वो लोग अपने भोजन को कितना बचा कर रखते होंगे और हम लोग थाली में मम्मी का हाथ से बनाया हुआ प्यारा भोजन छोड़ देते हैं, है ना, निगेटिव। ठीक है, क्योंकि उनको जान के खतरे थे। हम लोग रिसोर्स का सम्मान नहीं करते हैं, जो व्यक्ति रिसोर्स का सम्मान नहीं करेगा उसका पतन होगा, जो राष्ट्र रिसोर्स का सम्मान नहीं करेगा उस राष्ट्र का पतन होगा। ठीक है, वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months, जहाँ पर वो 5 महीने के लिए हॉल्ट किए। कहाँ हॉल्ट किए, जल्दी बताओ, बोलो भाई, जावा, ये लिखा ना, ओहो, स्लीपिंग इन द क्लास बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना। तो मतलब वो भारत से कैसे कैसे गए, यहाँ से गए, बंगाल से, ताम्रलिप्ति से गए, जावा समुद्र की यात्राओं को उन्होंने झेला। ही एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग दिस जर्नी दैट इज नोन एज वॉयज इन इंग्लिश, ओके। और फाइनली वो चाइना पहुंचे वाया जावा। तो जुआन जैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू द चाइना, उसने सी रूट को फॉलो किया, इसने लैंड रूट को फॉलो किया, बैक टू चाइना थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया, अगर आज का भारत देखें तो कुछ ऐसे भारत बनेगा, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये सेंट्रल एशिया, ये हम यहाँ से गए होंगे, तक्षशिला गए थे, तक्षशिला, ठीक है, वो अब पाकिस्तान चला गई है, ऐसे करके तब वो इधर चाइना आया होंगे। इन पॉइंट, आर गेट पॉइंट, बोलो भाई। हाँ, ठीक है, कैरिड बैक विद हिम स्टैचूज ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, अपने साथ गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड की भगवान की मूर्तियां वो ले गए। कौन, ज़ुआंगजैंग, ठीक है, एंड ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट, माय गॉड,
600 मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको ऋषि मुनियों ने और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स ने लिखा होगा, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने लिखा होगा, वो 600 मैन्युस्क्रिप्ट वो लेके चले गए। तो वो तिब्बत वगैरह, तिब्बत जो है भारत का ही एक सांस्कृतिक पार्ट था, कल्चरल पार्ट, ठीक है। लेकिन भारत के डॉट डॉट लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा। खैर वो कहानी अलग है। एंड ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेज, देख लो 20 हॉर्स। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट when the boat on the which he was crossing the Indus capsized, वो डूब गया। अब उन 50 चीज़ों, 50 मैन्युस्क्रिप्ट में कौन सा नॉलेज रहा होगा, ठीक है, वो सब डूब गया, ठीक है। He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit to Chinese, देख लो संस्कृत से चाइना में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह संस्कृत से जर्मन में कन्वर्ट हुआ, इसी तरह संस्कृत से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, और भारतीय संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, और भारत का ये मानसिक दिवालियापन है। चलो, तो ये आपको इन कहानियों को पढ़ने से आपको समझना चाहिए कि भारत का नॉलेज का लेवल कितना महान था। और आज भी अगर भारत के जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बचे हुए हैं उसको पढ़ोगे तो भारत की महानता के बारे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो हम नालंदा की यात्रा थोड़ी कर लें। नालंदा कोई बच्चा गया है यहाँ से? शायद लक्ष्मी गई होगी। लक्ष्मी, सर मैं भी गया हूँ सर। तुम भी गए हो ऋषभ? ओ वेरी गुड। मैं भी गया हूँ नालंदा। नालंदा के खंडहर बताते हैं कि जब खंडहर ऐसा है तो इमारत कैसी रही होगी। आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए उन जगहों पर जो हमारे इतिहास से संबंधित हैं, अपनी यात्राओं का आधार बनाइए। दीज आर द रियल हीरोज ऑफ द सोसाइटी, ज़्वेंगजांग, वेनसांग, ठीक है, ये सब चाणक्य, वरामिहिर, चरक, जीवक, ये से हीरो, ये बॉलीवुड वाले कोई हीरो नहीं है ना, ये ठीक है ना। इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन बोलूँगा नहीं। चलो, सो ज़्वेंगजांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडीइंग इन नालंदा। देखो नालंदा में पढ़ाई की, तो कौन सा पिलग्रिम नालंदा में उन्होंने पढ़ाई किया? देख लो, मालूम हो गया, बिहार, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है, ऑफ द पीरियड। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब इट। देखो अब उसकी कैसे उन्होंने प्रशंसा की है। ये तो प्रशंसा बहुत छोटा सा है, किताबें लिखी गई हैं बहुत सारी, उन किताबों को मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ टाइम मिलता है तो, और इसीलिए मैं इतना सारा आपके सामने बोलता रहता हूँ, जिसको आप लोग सोचते हैं कि हमारे सर बक 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 करते हैं, ठीक है, सोचते हो ना? सोच लो सोच लो, ठीक है, ऐसा मत सोचा करो बाबू। हाँ, गुरु जी के बारे में ऐसा नहीं सोचा जाता है। चलो, द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। देख लो ये स्टूडेंट का अपने टीचर के प्रति क्या व्यू है। ओके, दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। भगवान बुद्ध की टीचिंग को वो फॉलो करते थे। मतलब क्या? सिंसियरिटी, एक तो आ गया, इन ऑल सिंसियरिटी, ठीक है, काइंडनेस, क्षमा, दया, त्याग, सेक्रीफाइस, ठीक है, हम्बलनेस, विनम्रता, ठीक है, ये विजडम, ये सारी चीज़ें उनके कैरेक्टर का हिस्सा थे। किसके? टीचर्स के। ओके, द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट। स्कूल अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा, टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो देश का पतन होगा। जहाँ का टीचर डरपोक, वो राष्ट्र कभी विकास नहीं कर सकता, मेरा स्पष्ट मानना है। चाणक्य कहते थे उत्थान और पतन किसी देश का शिक्षक की गोद में होता है। मैं उसी आदर्शवादी शिक्षक की बात को दिमाग में रख के बातें बोलता हूँ। और निश्चित रूप से देश का पतन होता है जहाँ शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है। शिक्षक माँ भी है, शिक्षक पिता भी हैं, शिक्षक स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु, ठीक है, वो भी हैं। ये अलग बात है, आपको अपने लेवल के गुरु की तलाश आपको खुद करनी पड़ेगी।
जो गुरु का मतलब है गुरु, गुह धन रो, रू मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। स्वार्थी व्यक्ति को शिक्षक मानना मेरी समझ से अपराध है। ठीक है, ओके चलिए। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे। डिस्कशन होता था, डिबेट होता था। पॉइंट कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हाउ एंड वाई। जैसे कहते हैं ना, पल्स पोलियो का एक ऐड आता है ना, अमिताभ बच्चन कहते हैं सिर्फ 2 बूंद जिंदगी के, और मैं कहता हूं कि सिर्फ 2 शब्द जिंदगी को बनाने के लिए। वो क्या है, हाउ एंड वाई। अगर ये जिस बच्चे ने करना सीख लिया, उस बच्चे का जीवन, उसी के अंदर आइंस्टीन होंगे, उसी के अंदर न्यूटन होंगे, उसी के अंदर कणाद होंगे, उसी के अंदर चाणक्य होंगे, उसी के अंदर चरक होंगे, उसी के अंदर बरामीर होंगे, उसी के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम। आर गेटिंग पॉइंट। डिस्कशंस आपको करने पड़ेंगे, लेकिन डिस्कशंस एंड आर्गुमेंट्स हैव डिफरेंसेस। Discussions are for the betterment and argument to spoil yourself. Okay, so discussions are held throughout the day and old and young mutually help one another. चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, सब हेल्प करते थे। मतलब एक नॉलेज के लिए परेशान थे लोग, ज्ञान कैसे मिल जाए। आन भद्रा कृतो यंतु विशता, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। दैट वॉज द स्पिरिट। वो अंदर से बेचैनी थी। लर्नेड मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स। सोच लो, लर्नेड मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से जो विद्वान लोग थे, पॉइंट, अपने डाउट्स को क्लियर करते थे। विद्वानों के अंदर भी डाउट होता होगा ना, ऐसा तो नहीं कि विद्वान है तो हर चीज की महारत हो। कोई ईगो नहीं था। हम्बलनेस फॉर नॉलेज सीकर, दे आर नॉलेज सीकर्स पीपल। द गेट कीपर्स आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब आप सोच लो, आप स्कूल के गेट पर जो गेट कीपर होता था ना, ये तो मैंने बचपन से अपने पिताजी से सुना था। मेरे पिताजी बताते थे इसको, इस कहानी को मेरे पिताजी ने बताया था मुझे। ठीक है, तो वहाँ के जो गेट कीपर थे ना, वो भी टीचर की तरह ही थे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन और उनके क्वेश्चन को जो क्वालिफाई कर जाता था ना, उसी को एंट्री मिलती थी। ऐसा नहीं कि एमपी के बेटे हैं, एमएलए के बेटे हैं, प्रिंसिपल के जान पहचान के हैं और एंट्री मिल गई, ऐसा नहीं था। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो भी नए आने वाले थे, गेट कीपर ही उनका टेस्ट लेता था। वही एक टेस्टिंग, वही एक पैरामीटर था। वो टेस्ट ले लिया, अगर आप पास हैं उस टेस्ट में, तब आप इस विद्यालय के कैंपस में घुसने लायक हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी अच्छी जगह पर जाते हैं और आप उस सोसाइटी के लायक फिट नहीं हैं, तो आप उस सोसाइटी को स्पॉइल करेंगे, उस सोसाइटी को खराब कर देंगे। इसलिए उस उन्होंने एक चेक पॉइंट रखा था। जैसे मान लो कि आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में फिल्टर लगा होता है। क्यों लगा होता है फिल्टर? कि अगर मान लो पेट्रोल में कोई डस्ट या कुछ इस तरह के पार्टिकल्स आ गए तो सही वो गाड़ी क्या है, रुक जाएगी, बार बार रुकेगी, बार बार रुकेगी, परेशान करेगी। उसी तरह स्कूलों में फिल्टर लगा हुआ था। एंट्रेंस टेस्ट होता था, गेटिंग पॉइंट? वो एंट्रेंस टेस्ट यहाँ होता था और उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही वो विद्यालय में वो बच्चा प्रवेश कर सकता था। आप ये सोच लो, एडमिशन की बात तो बाद में है, घुसने के लिए ये मिनिमम जो टेस्ट होता था वो जो कि गेट कीपर ही लेते थे। आप जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ विजडम द पीपल हैड इन दोज टाइम्स। They are allowed to enter only after they have been able to answer these 7 or 8 out of every 10 not able to answer. ठीक है, 7 और 8 out of every 10, मतलब 10 में से सक्सेस रेट था वो 2 का था। 2/10, 8 लोग क्या होते थे, 7 से 8 लोग वो टेस्ट क्वालिफाई ही नहीं कर पाते थे। जस्ट इमेजिन डियर स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन, just imagine. Are you getting point? Okay, Yes, sir.
समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ओके ओके, टाइम हो जाएगा तो मुझे बता देना। टाइम बचा हुआ है? बोलो सर बचा हुआ है। अभी 16 मिनट बाकी। कितना बचा हुआ है? 60 मिनट्स। चलो अब भक्ति, चलो भक्ति की बात मैं कर लूँ जरा। ओके, तो भक्ति क्या है? सरेंडरिंग योर सेल्फ, अपने आप को सरेंडर कर दिया। मतलब जो कुछ है भगवान ये आप ही के हवाले है। आपके बिना मेरा कौन है? अगर मीराबाई के शब्दों में कहा जाए तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गेट यू माइंड? आर गेट यू माइंड? तो ये है हमारा भक्ति कि हम सरेंडर कर देते हैं। ईश्वर आप जिसे कहते हैं जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, मतलब ये जैसे सूफीज्म की परंपरा को देखो तो सूफी जो संत होते हैं ना वो भी इस तरह भजन कीर्तन करते रहते हैं, है ना, और अपने ऑलमाइटी को याद करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये परंपरा बहुत प्राचीन है, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। सनातन संस्कृति, ये संस्कृति है सबसे प्राचीन। ठीक है, तो भक्ति का जो ये जो आपने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु, कभी आप अगर इसको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अगर किताबों में आगे चर्चा होगी तो उसकी भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो उन्होंने भक्ति मूवमेंट वो आप कभी भी इस्कॉन टेम्पल में चले जाओ तो दो वर्ड हमेशा चैंटिंग करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। ठीक है, इस तरह सूफी परंपरा में भी है और अन्य दूसरी परंपराओं में। जब देखो, ये पहली बात ये समझना की जरूरत है कि हम किसी भी परंपरा की बात जब करते हैं ना तो किसी दूसरी परंपरा को हम डिग्रेड करने की बात नहीं करते। ठीक है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ पर जो सनातन संस्कृति की अगर बात करूँ तो आनुभद्रा कर्तव्य यंतु विश्वता, कुछ बातें जो मुझे अपने जीवन में बड़ी अच्छी लगी कि आनुभद्रा कर्तव्य यंतु विश्वता, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। कहीं से भी अच्छे विचार आ जाए ना उसको ग्रहण करना चाहिए, यही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और इसी से सोसाइटी आगे बढ़ती है, इसी से अच्छे लोग का सम्मान होता है। वरना समाज में जो गलत मानसिकता के लोग जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, अगर ये शब्द आप अपने जीवन का आधार बनाओ, मेरी समझ से। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज which became a central feature This was also the time when the worship of certain deities which became a central feature of later Hinduism. ठीक है, कुछ डाइटी विशेष की यहाँ बहुत ज़्यादा पूजा होने लगी। Gained in importance. These deities include शिवा, विष्णु, गॉडेस सच एज दुर्गा। ठीक है, और इन सारे लोगों के पीछे कुछ न कुछ इतिहास है। ठीक है, अभी तो मैं कहीं देख रहा था जहाँ भगवान शिव रहते थे, वहाँ माउंट कैलाश पर, वो चाइना ने कब्जा कर लिया है। वो एक्चुअली भारत के संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन चाइना ने कब्जा कर लिया। वहाँ पर किसी को अलाउ नहीं है। कुछ लोगों ने जाने का प्रयास किया तो दे कैन नॉट स्टे देयर, पॉइंट वो पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर जो वाइब्रेशंस थे, ऐसा माना जा रहा है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो है पॉइंट। तो कुछ न कुछ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है जो मुझे फिलहाल आई डोंट नो, सो मैं आप लोगों को गलत नॉलेज नहीं दूंगा, लेकिन कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है माउंट कैलाश के बारे में कहा जाता है। ठीक है, सो सबके साथ हमारे ये ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ट्रिनिटी जिसको हम कन्फाइंड करते हैं एक शब्द में, ओम में। ओके, ठीक है, और अगर ध्यान से देखा जाए ये ओम जो है सर्वशक्तिमान माना गया है, और अगर अंग्रेजी के शब्दों को आप ध्यान दें, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ठीक है, ये सारे शब्द ये इस बात को दिखाते हैं कि कहीं न कहीं प्राचीन काल में भारत का इन्फ्लुएंस केवल भारत में नहीं था, बल्कि यूरोप और दूसरी भाषाओं के ऊपर भी था। ये शब्दों से भी हम, जैसे आप इतिहास को जानने के आपने स्रोत पढ़े ना,
जैसे क्वाइंस है ना, ट्रेवलर्स रिकॉर्ड है, मोनूमेंट्स है, बिल्डिंग है, आर्कोलॉजिकल। तो लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। चलिए, these deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person's devotion. देख लो, what is bhakti? इसको आप यूज कर सकते हैं, और मैंने जो बोला उसको भी फॉलो कर सकते हैं। Person's devotion to his or her chosen deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to so-called high or low caste, man or women, could follow the path of bhakti. मतलब कोई भी आ सकता है इसमें, ठीक है। अब देखो, मीराबाई तो राज रानी थी, ठीक है, उन्होंने भक्ति का पाथ अपनाया और घर से वो निकल गई। अच्छा, ये भी बात सोचो कि घर से जब निकल गई, एक औरत अपना सब कुछ छोड़ के निकल जाए। आज के समय में हम बहुत मॉडर्न अपने आप को मानते हैं, और आज के समय में महिलाएं और बहनें और बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। और उस ज़माने में मीराबाई घर से निकल गई, और ऐसे लोग अकेले निकल जाते थे और धार्मिक यात्राएं करती थी। सोच लो कितना सुरक्षित समाज रहा होगा, और हमारा कितना पतन हुआ है, ये भी सोचने की बात है। इसलिए कहते हैं बुक्स आर, बोलो भाई, बुक्स आर द विंडोज through which we can see the world. The idea of bhakti is present in Bhagavad Gita. भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने इसका जो उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही भगवत गीता के रूप में संकलित है। A sacred book of the Hindus which is included in Mahabharata. See the chapter in this. Okay, in this Krishna, the God asked Arjuna, his devotee and friend, to abandon all धर्माज, सभी धर्मों को। अच्छा, ये भी बात ध्यान दो, हमारे यहाँ जो धर्म की जो प्रकृति बताएगी ना, पहला स्टेटमेंट है धारयति धर्म, मतलब जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, ठीक है। मतलब जो धारण करने योग्य नहीं है उसको छोड़ते जाओ, ठीक है। मतलब समय के अनुसार परिवर्तन करना जरूरी है। इट इज अ डायनेमिक इन नेचर। मतलब इसका स्वरूप जो आज से ग्रैंडफादर के समय में जो चीज़ें थी, फादर के समय में थोड़ी बदली, आपके समय थोड़ी बदली, ठीक है। दूसरी बात, धर्म की परिभाषा वैसी नहीं है जैसे आज हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, जो भी ईसाई तो वही है, क्रिश्चियन है, इस्लाम, ऐसे इस तरह की परिभाषाएं नहीं थी। हमारे यहाँ परिभाषाएं बिल्कुल डायनेमिक थी। जीवन को जीने का तरीका था। छात्र धर्म, स्टूडेंट्स का धर्म क्या है? टीचर, पढ़ना और टीचर का रिस्पेक्ट करना। माता का धर्म क्या है? पति और बच्चों की सेवा करना। पति का धर्म क्या है? पत्नी और बच्चों का पालन करना। ये इस तरीके से धर्म को डिफाइन किया गया था। हर स्टेज पर व्यक्ति के धर्म अलग अलग बन जाते थे। ये था हमारे यहाँ सिस्टम। इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क्ड अर्जुना हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबैंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन हिम। मतलब मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन, तुम परेशान आत्मा हो। जैसे स्टूडेंट को कहते हैं ना टीचर कि तुम परेशान हो, चिंता की कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम दो, हम देख लेंगे। केवल बच्चे को ढाढ़स बढ़ाया जाता है, सांत्वना दी जाती है, कंसोल किया जाता है कि बेटा घबरा नहीं। और मैं मानता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं मानता हूँ दुनिया के सबसे महान शिक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने एक ऐसे स्टूडेंट को जो परीक्षा हॉल में भाग रहा है, मैं परीक्षा ही नहीं दूंगा, बल्कि उन्होंने उसको परीक्षा में बैठने के लिए मोटिवेट ही नहीं किया, बल्कि परीक्षा का टॉपर बना दिया। दैट वाज भगवान श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन, कुरुक्षेत्र मतलब क्या था? परीक्षा हॉल था, उसको मान लो। कुरुक्षेत्र को छोड़कर भाग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तू अपना विशाल रूप दिखाया, अपनी महत्ता उनको बताई, ठीक है, और उसको यही भगवत गीता लिख दिया, उपदेश दिया, उनकी काउंसलिंग की, और काउंसलिंग करने पर अर्जुन का दिमाग बदला और उसने अपने धर्म के प्रति, जो उसका धर्म था, मतलब एस्केपिस्ट नहीं, जब उस दुर्योधन ने मना कर दिया, 5 गांव तुम मांगते हो, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी तुमको कुछ नहीं दूंगा। अब सोच लो, जो बराबर राज्य का हिस्सेदार हो उसको सुई के नोक के बराबर भी नहीं देगा, तो कितनी बुरी बात है। बेईमानी, तो बेईमानी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर बेईमानी के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो यह आपकी कमजोरी मानी जाएगी, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसकी शिक्षा दी, कमजोर मत बनो, अपने स्वाभिमान के लिए भी लड़ना जरूरी होता है। गेट माइंड।
all dharmas and take refuge in him, as only he can set Arjuna free from every evil. सारी बुराइयों से मुक्त वही कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया. दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये धीरे धीरे भारत के तमाम हिस्सों में फैल गया. दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति, जिन लोगों ने भक्ति को फॉलो किया, जैसे आपकी मम्मी लोग भी फॉलो करती होंगी, मंदिर में घंटी बजाती होंगी, ये भक्ति का एक छोटा सा रूप है, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा. कैन यू फाइंड? एम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेसेस rather than the performance of elaborate sacrifice. जो सेक्रीफाइस होता था, जो पंडित जी लोग करते हैं ना, वो सेक्रीफाइस से इसमें कम रिचुअल्स नहीं थे. ठीक है, इसमें रिचुअल्स कम थे या नहीं थे, के बराबर थे. ओके, अब मेरा खत्म होने वाला है, परेशान मत हो बेटा, बस एंड कर दूंगा. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डेवोटी वर्शिप द चूजन डायटी विद अ प्योर हार्ट, मतलब मन की शुद्धता, ऐसा नहीं कि मंदिर में खड़े हैं और ध्यान कहीं और है तो फल नहीं मिलेगा. जब पांडे सर पढ़ा रहे हैं और किचन में ध्यान है या मूवमेंट हो रहा है, घर में नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, सही समय से नाश्ता नहीं की, मम्मी परेशान हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी नाश्ता नहीं की, टेबल पर नाश्ता आ गया और ध्यान भटक गया, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. So according to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form of which he or she may desire. तो ईश्वर उस रूप में दर्शन दे देंगे जिस रूप में वो चाहता है. So the deity could be thought of as a human being, lion, tree or any other form. ध्रुव की कहानी पढ़ो, ठीक है. Once this idea gained acceptance, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दिस डायटी, और कलाकारों ने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी इसी के आधार पर. ओके, बिकॉज द डाइटीज वर स्पेशल, दीज इमेजेस ऑफ द डाइटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स, जैसे हम लोग अपने घरों में रखते हैं, प्लेसेस दैट वी डिस्क्राइब एज टेम्पल्स. You will learn more about these temples in chapter this. Bhakti inspired some of the best expressions in art, sculpture, poetry and architecture. देखो, भक्ति में मनुष्य के रूप में भगवान को कंसिडर किया जाता है, इसलिए जब पूजा होती है ना, तो पहले भगवान मूर्ति में आह्वान किया जाता है. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः. अब ये क्या है? उस मिट्टी की प्रतिमा को आह्वान किया जाता है उतने दिन तक जो नवरात्र होते हैं ना, और उसमें भगवान का रूप देखने लगते हैं. ठीक है, उसमें जीवित आत्मा का रूप हम देखने लगते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं. ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट. और इसके बाद उस मिट्टी जो प्रतिमा है, जैसे मैसेज क्या दिया जाता है, उसको पानी में डाल दिया जाता है ना. ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट. पूजा होने के बाद उसको पानी में डाल दिया जाता है. उसका मतलब क्या है? जीवन नाशवान है. ठीक है, एक मैसेज दिया जाता है कि आप अपने कर्मों को इस तरीके से करें, कुछ भी इस जीवन में आप अपने साथ लेकर नहीं जाओगे, सब कुछ यहीं छोड़ना है. इसलिए जीवन ऐसा जियो जो समाज के लिए, परिवार के लिए कल्याण हो. हिंसा का मार्ग छोड़ो. ठीक है, आर्गेटिव. इस तरह की बातें इससे मैसेज आती हैं. चलिए, मेरी उम्मीद है कि मेरा क्लास का टाइम हो गया ना बेटा. ठीक है, ओके बेटा. अब ये जो बॉक्स में है ना, इस बॉक्स को आप पढ़ लेना, अगर समझ में नहीं आएगा तो उस पर भी हम कभी चर्चा कर लेंगे. ठीक है बेटा, बोलिए बेटा. हाँ बोलिए. मुझे आपको कुछ बताना था. बोलिए. सर, आज के दिन सर हमें नानी के घर पर मेला लगता है. बोलिए, कैसा मेला? सर उसके बारे में. हाँ बताइए, जल्दी बताइए. सर, आज मोक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने 12 भगवान का रूप धारण कर नाट्य राक्षस को बाहर से पृथ्वी को लेकर आए और मोक्षदा एकादशी के दिन वहाँ पर अपने नाखूनों से गंगा जी को निकाला और अपना 12 रूप से किया था
ओके, वहाँ पर दूर दूर से लोग आकर स्नान करते हैं। थैंक यू।